कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब करिए चैनल। उसके बाद से नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। हेडिंग कह रहा है राजस्थान। इन द मिडिवल पीरियड राजस्थान सॉ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ द एरिया। कह रहा है कि मिडिवल पीरियड में, मिडिवल पीरियड का मतलब क्या हुआ कि 1100, ठीक है, 92 या 1150 भी आप उसको मान लें, अगर कहीं कहीं कुछ हिस्टोरियंस 1200 भी मानते हैं, 1200 भी मानते हैं, से ले करके और अंग्रेज़ों के आने तक, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होने तक का जो टाइम है, ठीक है, उसे मिडिवल पीरियड कहा जाता है। ये जो मिडिवल पीरियड था उसमें राजस्थान में बहुत से जो कल्चर थे वो डेवलप हुए, फ्लरिश हुए। इट बिकेम फेमस फॉर इट्स आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चरल स्टाइल। राजस्थान जो है कि अपने आर्ट के लिए और आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए फेमस हो गया था। म्यूज़िक, डांस एंड पेंटिंग, म्यूज़िक के लिए फेमस हुआ, डांस के लिए फेमस हुआ, पेंटिंग के लिए भी फेमस हुआ। रिलीजियस ट्रेडिशन और धार्मिक जो परंपराएं हैं उनके लिए भी ये फेमस हुआ। बंगाल, अगला हेडिंग आपका बंगाल है। कह रहे हैं ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द मार्शी लैंड्स एंड फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट बंगाल वर मेड सूटेबल फॉर कल्टिवेशन। कह रहे हैं कि मुगल पीरियड में जो ईस्ट बंगाल के, ठीक है, ईस्ट बंगाल यानी आजकल का जो बांग्लादेश है, आजकल का जो बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट बंगाल के नाम से हुआ करता था। तो बुक बता रहा है आपको कि ईस्ट बंगाल का जो जो दलदली ज़मीन थी या जो नमी नमी वाली जो ज़मीन थी वो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल थी, खेती किसानी के कामों के लिए सूटेबल थी। मानसिंह द मुगल जनरल ब्रॉट ईस्ट बंगाल अंडर मुगल कंट्रोल एंड मेड ढाका इट्स कैपिटल। मान सिंह जो जनरल थे मुगल आर्मी में, उन्होंने ईस्ट बंगाल को जीतने में बहुत कंट्रीब्यूशन किया था, भूमिका निभाई थी, और ईस्ट बंगाल भी मुगल एम्परर के कंट्रोल में आ गया था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, लोकल कम्युनिटीज़ मर्ज टुगेदर एंड टू फॉर्म अ न्यू कम्युनिटीज़ ऑफ एजेंट्स। जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ थी वो नए कम्युनिटीज़ में आई, मिली, और उन्होंने एक मिक्स कल्चर वहाँ का बना लिया। The Mughal officials who received land grants in the area built mosques that become the center of religious transformation in these areas. जो मुस्लिम वहाँ के रूलर थे, जो शासक थे, जो राजा थे, ठीक है, उन्होंने मस्जिदें बनवाई, मॉस्क बनवाए। जब मस्जिद या मॉस्क बनवा दी तो वो एक रिलीजियस अड्डा हो गया। अड्डा इन द सेंस कि भाई इकट्ठा लोग वहाँ पे इकट्ठा होते थे, ठीक है, गैदरिंग वहाँ बढ़ने लगी, ठीक है। अब मुस्लिमों के लिए मॉस्क बहुत हॉली चीज़ होती है, बहुत पवित्र चीज़ होती है, तो वो रिलीजियस सेंटर की तरफ हो जाता है वो, तो वहाँ भीड़ भाड़ बढ़ने लगी। कई सारे जो सूफी संत थे वहाँ पे आके अपना नॉलेज देते थे और बातें करते थे, अपना प्रीच करते थे, उपदेश देते थे, और धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा सेंटर वहाँ पे बनता चला गया। आगे देखते हैं। रेस्पेक्ट पीर्स। तो पीर जो होते थे, जो मुस्लिमों में जो साधु संत होते थे, वो वहाँ पे आने लगे, धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और वो एक रिलीजियस सेंटर के रूप में डेवलप हो गया। देयर श्राइन्स बिकेम सेंटर्स ऑफ न्यू कल्चर डेवलपमेंट। और उनके जो पवित्र स्थल होते थे, मुस्लिमों को जो तीर्थ स्थल भी आप कह सकते हैं, पवित्र स्थल भी कह सकते हैं, ठीक है, वहाँ कल्चरल डेवलपमेंट होने लगा, सभ्यता का विस्तार वहाँ पे होने लगा। अब ओडिशा हेडिंग दिया है। समटाइम्स रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ ए रिलीजन ऑल्सो गेव इट ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। कह रहे हैं कि जब वो वहाँ पे इकट्ठा होने लगा, जब मस्जिद होने के नाते कई दूर दूर से लोग वहाँ पे आने लगे दर्शन करने के लिए, अपनी मुराद मांगने के लिए, इच्छाएं पूरी करने के लिए, ठीक है, अल्लाह ताला से या उनके जो भगवान हैं उनसे मांगने के लिए, तो वहाँ पे धीरे धीरे बाकी चीज़ें भी होने लगी, कल्चर भी डेवलपमेंट होने लगा। और इसके हिसाब से वहाँ पे जो भी मंदिर भी होते थे, ठीक है, जहाँ मुस्लिम शासक नहीं होते थे, हिंदू शासक होते थे, तो वो मंदिर बनवाते थे। मंदिर भी जो है कि एक रिलीजियस सेंटर हो जाता था, दूर दूर से लोग वहाँ पे आते थे, रहते थे, धर्मशालाएँ बनती थी, लोग वहाँ पढ़ाई लिखाई करते थे, धर्म कर्म की बातें करते थे, ठीक है, डिबेट होती थी, ठीक है, कथा वगैरह होती थी।
इसी प्रकार उड़ीसा में जो जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर था, पुरी में जो जगन्नाथ का मंदिर था, उड़ीसा के पुरी नामक शहर में जो जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर था, वो इसी प्रकार का एक विशेष स्पेशल कल्चर का सेंटर बन गया, एक रीजन बन गया। तो जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी मस्जिदें होती थीं या बड़े बड़े मंदिर होते थे, वो पूरा शहर ही एक कल्चर सेंटर हो जाता था, शहर फेमस हो जाता था, और दूर दूर से गांव देहात के या बाकी आसपास के लोग आकर के वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे बराबर आते जाते रहते थे, तो वो एरिया डेवलप हो जाता था। द हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ सजेस्ट दैट द डाइटी वॉज ओरिजिनली ए लोकल गॉड। तो उसके हिस्ट्री में आप जब जाएंगे तो जो जगन्नाथ भगवान थे वो वहाँ के लोकल भगवान थे, यानी उस एरिया को छोड़ करके बाकी जगह वो पॉपुलर नहीं थे या उनको किसी अन्य नामों से जाना जाता था। इन द 20th century, in the 12th century, अनंत वर्मन द रूलर ऑफ गंग डायनेस्टी, गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने 12th सेंचुरी में यानी सन 1200 के आसपास इस मंदिर को बनवाया था पुरी में। द लेटर रूलर्स ऑफ द रीजन आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज द डेप्यूटी ऑफ द लॉर्ड, और उसके बाद के जो राजा हुए उन्होंने अपने आप को भगवान का रक्षक माना या ईश्वर का रूप माना और उसकी सुरक्षा करने लगे। इवन टुडे द जगन्नाथ रथ यात्रा इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ ओडिशा विद मच प्राइड एंड फैनफेयर। आज भी ठीक है, पुरी नामक स्थान पे भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है, रथों पर भगवान को सवार करके जो ले जाते हैं लोग, वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और तमाम टीवी चैनलों पर इस पर लाइव टेलीकास्ट भी किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगली हेडिंग पे। अब अगली हेडिंग लेते हैं। अगली जो हेडिंग है वो है रीजनल लिटरेचर एंड लैंग्वेज। इस तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ के समझाने में काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है, तो मैं इसको एक स्टोरी के माध्यम से आपको बता देता हूँ। अगला हेडिंग आपका है रीजनल लिटरेचर एंड लैंग्वेज। तो ये जब कल्चर वगैरह डेवलप होने लगा तो कोई भी कल्चर, कोई भी सभ्यता होगा या कोई भी संस्कृति होगी तो बिना लैंग्वेज के नहीं होगी, बिना भाषा के नहीं होगी। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए और सभ्यता संस्कृति के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि भाषा का डेवलप होना, लैंग्वेज का डेवलप होना। क्योंकि जब तक लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी तब तक उस कल्चर से रिलेटेड, उस संस्कृति से रिलेटेड, उस सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमें लिटरेचर नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ लिखी हुई चीज़ें नहीं मिलेंगी, और चीज़ों को एक पीढ़ी से, वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन, फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अगर उन कल्चर्स को, उन नॉलेज को पास आउट करना है, पास करना है, ठीक है, तो लिटरेचर के रूप में, लिखी हुई चीज़ों के रूप में पास करना सबसे सूटेबल रहता है। तो कई सारी लैंग्वेजेस डेवलप हुई इस स्टेज में। ठीक है, जैसे जब मुग़ल जब यहाँ पावर में थे, मुग़ल डायनेस्टी जब थी, तो मुग़लों ने जो लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज अपनी जो बनाई, जो कोर्ट की लैंग्वेज बनाई, जो दरबारी भाषा बनाई, वो पर्शियन को बनाया, फारसी भाषा को बनाया। उनके समय में फारसी भाषा बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। फारसी भाषा क्या है? ईरान में जो भाषा बोली जाती है उसे हम फारसी भाषा कहते हैं, क्योंकि ईरान का पुराना नाम पर्शिया था, तो पर्शिया से पर्शियन हुआ। ठीक है, पारसी या पारस उसको कहा जाता था। ठीक है, साथ ही साथ हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज की भी डेवलपमेंट हुई। हिंदी में आते हैं, हिंदी में कह रहा है कि हिंदी जो लैंग्वेज थी, जो बुक में आपके लिखा है, जो बुक में आपके लिखा है उसके हिसाब से क्या बता रही है कि हिंदी जो लैंग्वेज है वो 7th या 8th सेंचुरी में, यानी सन 700 या 800 के आसपास, यानी आज से 1200 या 1300 पहले हिंदी लैंग्वेज डेवलप हुई। ये डेवलप किससे हुई? संस्कृत से हुई और अपभ्रंश लैंग्वेज से हुई। ठीक है, संस्कृत से ये आया पाली में, पाली से आया प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत से अपभ्रंश में, अपभ्रंश से फिर हिंदी आई। ये उसके डेवलपमेंट का स्टेज है। ठीक है, और हिंदी को डेवलप करने में बहुत से पोइट्स के, बहुत से लेखकों का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। और अगर इसके स्टेज को देखा जाए कि किन किन स्टेज में, किन किन टाइम में ये डेवलप हुई, तो इसके 4 स्टेज माने गए हैं। सबसे पहला आपका आदिकाल। ठीक है, आदिकाल का जो टाइम था 1206 से
1318 तक था। ठीक है, इस समय का जो लिटरेचर था वो बहुत ही डेवलप था, बहुत ही बढ़िया था। और आदिकाल में जो लिटरेचर हुआ, ठीक है, उसमें कुछ रचनाएं अपभ्रंश लैंग्वेज में हुई थी और कुछ हिंदी में भी हुई थी। इसके बाद का जो टाइम आता है, ठीक है, उसको भक्ति काल कहा जाता है। काल का मतलब टाइम, समय, भक्ति काल कहा जाता है। तो भक्ति काल में जो रचनाएं हुई, जो लिटरेचर लिखे गए, जो कविता, कहानी, जो चैप्टर, जो पोइम लिखी गई, जो ड्रामा लिखा गया, कुछ भी जो लिखा गया वो भक्तिमय था, रिलीजियस लिखा गया, भगवान को समर्पित था, गॉड को याद किया जाता था। ठीक है, और उस टाइम में निर्गुण और सगुण दो प्रकार के पोइट हुआ करते थे। जो निर्गुण हुआ करते थे वो भगवान को निराकार रूप में मानते थे। वो कहते थे भगवान का कोई आकार प्रकार नहीं है, न उनका शरीर है, न उनका रूप है, यानी वो दिखते नहीं हैं। और एक जो सगुण थे वो भगवान को विथ बॉडी मानते थे कि उनका शरीर है, उनका जन्म हुआ है। ठीक है, सगुण में भी दो लोग पाए गए, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। एक वो जो भगवान राम की पोइट हुए, उनका गुणगान किया, उनके बारे में लिखा। दूसरे वो जो कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा को, भगवान कृष्ण को अपना देवता माना और उनके प्रशंसा में, जब उनके गुणों के बारे में, उनके बारे में उन्होंने काव्य लिखा है, बाकी चीज़ें लिखी। इसके बाद जो थर्ड स्टेज है हिंदी लैंग्वेज का, वो था रीतिकाल, 1643 से 1850 तक। रीतिकाल में बहुत से विभिन्न प्रकार की रचनाएँ, बहुत से टाइप की रचनाएँ रची गईं और पोइट्री का जो पॉइंट था या जो मोटिव था वो कुछ अलग था। ठीक है, इसमें जो आपके कवि हुए थे, वो केशव दास हुए, ठीक है, बिहारी हुए, चिंतामणि हुए, इन प्रकार के कवि वहाँ पे हुए। और उसके बाद से ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि में भी काफ़ी चीज़ें लिखी गई। जो आपका रामचरितमानस है, ठीक है, वो अवधी लैंग्वेज में है। और बाकी जो भी आपके रामायण की अगर बात करें तो वो ओरिजिनली वो किस में, संस्कृत लैंग्वेज में है। ठीक है, सूरदास जो थे आपके, वो ब्रज भाषा में लिखा करते थे। लोकल लैंग्वेजेस में लिटरेचर लिखे जाते थे, उनको हिंदी लैंग्वेज का ही हिस्सा माना जाता था। ठीक है, उसके बाद से एक एग्जांपल दे रहे हैं पृथ्वीराज रासो का। ये एक प्रकार का महाग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनके वीरता के बारे में लिखा गया है। इसको किसने लिखा था? चंद्रपाल राय ने लिखा था। तो ये हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है या पहला डेवलप ग्रंथ माना जाता है, ठीक है, जो हिंदी में लिखा गया था। उसके बाद से उर्दू आती है। उर्दू का जो पैदाइश कह सकते हैं, जो जन्म कैसे हुआ, तो पर्शियन लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, फारसी भाषा और हिंदी भाषा को जब मिक्स किया गया, फ्यूजन उनका जब हुआ, तो उससे जो है कि उर्दू लैंग्वेज निकली। उसमें कुछ शब्द फारसी के थे, कुछ हिंदी के थे, कुछ कहीं के थे। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जब शासन था तो उसके समय में, ठीक है, उसके ज़माने में इस लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। उर्दू एक लैंग्वेज धीरे धीरे बनी। ठीक है, और ये लैंग्वेज बीजापुर और गोलकुंडा आदि स्थानों पे, उस समय के जो राजघराने थे यहाँ के, वहाँ ज़्यादा बोली गई, वहाँ ज़्यादा पॉपुलर हुई। उसके बाद से ये डेक्कन में, दक्कनी, ठीक है, डेक्कनी का मतलब होता है आपका ये दक्कन, यानी कि महाराष्ट्र साइड में जो पठारी जो इलाका है वहाँ डेवलप हुई। ठीक है, मिराजुल आशिकीन, ठीक है, ये एक रचना है। ठीक है, गेसु दराज एक संत थे मुस्लिमों में, गेसु दारज, ठीक है, 15 सेंचुरी के आसपास हुए थे। तो ये उर्दू लैंग्वेज में ये उन्होंने लिखा था, बहुत पॉपुलर हुआ था। और मुग़ल पीरियड में भी धीरे धीरे फारसी के साथ साथ उर्दू का भी चलन रहा, लिटरेचर लिखे जाने लगे। ठीक है, और भक्ति मूवमेंट का इफ़ेक्ट वहाँ कहाँ से आया, इसके बारे में आपकी बुक बताती है कि एक शंकर देव नाम के ग्रेट पोएट थे, बहुत ही महान पोएट थे। और ये वही शंकर देव हैं जिन्होंने भक्ति मूवमेंट में जो है कि महत्वपूर्ण रोल निभाया था। और वैष्णविज़्म किसको कहते हैं? वैष्णव धर्म। ठीक है,
जो साधु संत या जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते थे उन्हें वैष्णव कहा गया, और जो साधु संत या जो लोग भगवान शिव की पूजा करने लगे उन्हें शैव कहा गया, शैव धर्म के उपासक कहा गया। ठीक है, और जो विष्णु की उपासना करते थे उन्हें वैष्णव कहा गया। तो ये एक वैष्णव जो है कि संत थे, जो भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, उनको माना करते थे। तो इन्होंने भगवान विष्णु से रिलेटेड, विष्णु जी से संबंधित असामीज लैंग्वेज में इन्होंने बहुत सारी पोइट्री लिखी, बहुत सारी कविताएं लिखी। ठीक है, और उनके बाद जो उनके चेले हुए, उनके जो प्यूपिल हुए, उनके जो डिसिपल हुए, ठीक है, उनके जो डिसिपल हुए उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था माधवेद। ठीक है, माधव देव। तो जो माधव देव थे उन्होंने उनके ट्रेडिशन को जारी रखा, परंपरा को जारी रखा, और उन्होंने भी भगवान विष्णु के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखी, पोइट्री लिखी। तो उनकी किताब का नाम था भक्ति रत्नावली। उनकी किताब का क्या नाम था? भक्ति रत्नावली। ठीक है, जिसमें उन्होंने भक्ति के बारे में लिखा था और बहुत सारे एस्पेक्ट्स की चर्चा उन्होंने इसमें की थी। उन्होंने कुछ छोटी मोटी पुस्तकें भी लिखी थी, ठीक है, जिसको बार गीता नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद से उनके अलावा जो है कि कुछ और भी संत थे, ठीक है, जिन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में भी लिखा। ऐसा नहीं है कि असमीज लैंग्वेज में केवल भगवान विष्णु के जीवन के बारे में या उनसे रिलेटेड चर्चाएं हैं, लिखी गई हैं चीज़ें, भगवान कृष्ण के बारे में भी लिखा गया है। ठीक है, तो वृंदावन में जो भगवान कृष्ण जो लीला की, ठीक है, वहाँ जो उन्होंने काम किए, या चाइल्डहुड इनका वहीं बीता था, तो वृंदावन को लेकर के भी बातें उसमें लिखी गई हैं। गोपाल चंद्र द्विज, ये जो है कि एक पोइट थे, उन्होंने भगवान कृष्ण के स्टोरी को जो भगवत गीता में लिखी थी, जो विष्णु पुराण में स्टोरी है, ठीक है, उसको असमीज लैंग्वेज में कहा, उसके बारे में लिखा, उसका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और असमीज में जो प्रोज लिखे गए उसमें भी जो है कि ये आपके जो भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थे वो बातें इसमें लिखी गई थी। और जो प्रोज की जो हिस्टोरिकल कंप्रोमेशन जो मिलती है वहाँ पे, ठीक है, जो क्रॉनिकल्स मिलते हैं, पूरा लिटरेचर जो कंपाइल किया गया था उसको बुरांजिस के नाम से वहाँ जाना जाता है। ठीक है, और ये सब जो लिटरेचर असमीज लैंग्वेज में लिखे गए, ठीक है, जो पोइटों ने लिखा, जो लोगों ने लिखा, ठीक है, वो अहोम जो किंग थे, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था अहोम नाम का, जो आज का असम है, पहले वो अहोम के नाम से आप बोला जाता था, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अहोम के राजाओं ने, अहोम किंगडम के राजाओं ने ये कहा था लिखने के लिए, तो उनमें लिटरेचर ग्रुप में वो तब के पोइट उन लोगों ने, जो उनके दरबार में कवि हुआ करते थे या जो साधु संत हुआ करते थे, उन्होंने इन चीज़ों को क्या किया? तो लिखा। ठीक है, साइनो तिब्बत लैंग्वेज में, जो उस ज़माने की जो लैंग्वेज थी साइनो तिब्बत, ठीक है, तो उस लैंग्वेज में ये चीज़ें लिखी गई और उस लैंग्वेज का भी इस पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इस हिसाब से असमीज लैंग्वेज को एक रिच और डीप लिटरेचर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पंजाबी लैंग्वेज के डेवलपमेंट पे, कि भाई पंजाबी लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो पंजाबी लैंग्वेज के जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, तो मसूद फरीद उद्दीन, ठीक है, 13वीं सेंचुरी के आसपास, ये एक मिस्टिक पोइट थे, रहस्यवादी पोइट थे। ठीक है, रहस्यवादी पोइट वो होते हैं जो एक बात को लिखें और उसमें 4 बातें छिपी हों। ठीक है, तो उसमें जो है कि उन्होंने एक नया थॉट बनाया पोइट्री का, पोइट्री लिखने का एक नया तरीका बनाया, एक नई लैंग्वेज में उन्होंने पोइट्री लिखी जो कि पंजाबी लैंग्वेज थी। और इसे पंजाबी पोइट्री को इनरिच करने में और पंजाबी पोइट्री को बढ़िया बनाने में, ठीक है, 15वीं सेंचुरी के बाद जो है कि गुरु नानक देव ने जो काम किया, गुरु नानक जी ने जो काम किया, ठीक है, और उसके बाद से उनके बाद जितने सिख गुरु जो आए, सब ने अपना अपना कुछ न कुछ पंजाबी लैंग्वेज के लिए कंट्रीब्यूशन किया। गुरु अर्जुन देव जो थे, ठीक है, जो गुरु अर्जुन थे, सिखों के जो गुरु थे, उन्होंने आदि ग्रंथ नाम का एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी 1604 में।
ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने सुखमणि नाम का भी एक ग्रंथ लिखा, एक किताब लिखी। ये तो जो आदि ग्रंथ है वो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है, बहुत पायस माना जाता है सिख लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद से भी बहुत सारे उनके गुरु आए, उन लोगों ने कुछ न कुछ जो है कि, ठीक है, उसमें योगदान दिया, ठीक है। अब क्या है कि एक गुरु अंगद थे इनके, सिखों के गुरु। सिखों के टोटल 10 गुरु रहे हैं, 10वें तो अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। तो ये जो गुरु अंगद थे, इन्होंने पंजाबी की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, ठीक है, गुरुमुखी जिसे कहते हैं, जैसे हिंदी लैंग्वेज आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज रोमन लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, स्क्रिप्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वैसे आपकी जो पंजाबी लैंग्वेज है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो गुरुमुखी जो लिपि है उसका आविष्कार किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था, ठीक है। तो इनके जितने भी गुरु हुए, उन्होंने पंजाबी लैंग्वेज को प्रचार प्रसार करने में, उसको इनरिच बनाने में, उसको समृद्ध करने में, ठीक है, उसको भव्य बनाने में सब ने अपना अपना योगदान दिया, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का भी इसमें योगदान भूला नहीं जा सकता, उनका योगदान इसमें भी बहुत अमूल्य है, बहुत अतुल्य योगदान उन्होंने इसमें दिया था। और इन लोगों के शासनकाल में, ये लोग जब तक जिंदा थे तब तक पंजाबी पोइट्री, पंजाबी प्रोज़, ठीक है, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरक्की की। प्रोज़ में भी पंजाबी लैंग्वेज में लिखी गई चीज़ें और पोइट्री में भी पंजाबी लैंग्वेज में चीज़ें लिखी गई। तो कुछ फिलोसॉफिकल लिखा गया, कुछ रिलीजियस लिखा गया, और भी तमाम प्रकार की चीज़ें जो है कि लिखी गई। 1600 से लेके 1800 तक जो है कि लिखी गई। इसके बाद से लैंग्वेज का नंबर आता है मराठी का। तो जो मराठी लैंग्वेज है, मराठी लिटरेचर जो था वो 13 सेंचुरी के बाद से, 13 सेंचुरी के हाफ में, यानी कि 1350, 1350 के बाद से जो है कि वो जोर में आया, वो पूरे शबाब में आया। और इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो पोएट एकनाथ का है, और तुकाराम। तुकाराम और एकनाथ ये दोनों संत थे, साधु संत थे, ठीक है। और उसके बाद से रामदास और वामन पंडित, रामदास, गुरु रामदास और गुरु वामन पंडित ने भी जो है कि, इन लोगों ने भी मराठी प्रोज को, मराठी पोइट्री को इनरिच करने में, इनरिच करने का मतलब हुआ कि मराठी लैंग्वेज में उन्होंने कविताएं, पोइट्री लिखी या प्रोज लिखे। तो जो साधु संत थे, या जो इस ज़माने में लिखते थे, या जो सुनाते थे, गाते थे, जो पढ़ते थे, अपने भगवान के प्रति जो गाते थे, कॉमन जनता, सामान्य लोग भी उसी को फॉलो करके वही गीत गाते थे। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये गीत और ये कविताएं एक आदमी से दूसरे आदमी तक, एक परिवार से दूसरे परिवार तक पहुंचती रहती थी, ठीक है। उसके बाद से ये 4 लोगों के नाम मैंने ले लिए। उसके बाद से बैलेट के फॉर्म में छोटी कविताएं, संगीतमय कविताएं, म्यूज़िकल पोइट्री के माध्यम से भी ये चीज़ें डेवलप हुई। और मराठी लैंग्वेज आज के समय में एक इनरिच लैंग्वेज है। उसके बाद से साउथ इंडियन लिटरेचर की बात करते हैं। कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी लिटरेचर लिखे गए। साउथ इंडियन लैंग्वेजेस आपकी कितनी होती हैं? 4 होती हैं। केरला में मलयालम हो गई, तमिलनाडु में तमिल हो गई, हैदराबाद में तेलुगु हो गई, और एक और बच रहा है कोई, ठीक है, तेलुगु, मलयालम, हाँ, और कर्नाटका में कन्नड़ हो गई। कन्नड़ लैंग्वेज कर्नाटका में, तेलुगु आपके हैदराबाद में, और तमिलनाडु में तमिल, और केरला में मलयालम। ये सभी लैंग्वेज जो है कि मिला करके कलेक्टिवली इनको हम क्या कहते हैं? तो साउथ इंडियन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। तो इन चारों साउथ इंडियन भाषाओं में भी कविताएं लिखी गई, पोइट्री लिखी गई, प्रोज लिखे गए, ड्रामास लिखे गए, नॉवेल्स लिखे गए, चीज़ें हुई, ठीक है। तो उसमें नानन्य और टिकाना और येरा पगड़ा, ठीक है, ये जो है कि 11 से लेके 14 सेंचुरी के बीच में इन लोगों के, ठीक है, इनको 3 पोइट का ग्रुप कहा जाता था। नन्नय और तिकन्ना और येरापर गाड़े। ये जो 3 सज्जन थे, 3 पोइट थे, इन्होंने जो है कि महाभारत, ठीक है, महाभारत का तेलुगु में ट्रांसलेशन इन्होंने किया था 14 सेंचुरी के आसपास। इसके बाद भी बात करते हैं तमिल लैंग्वेजेस में। तो तमिल लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए, बहुत सारी कविताएं लिखी गई। यहाँ अलवार
यहाँ कुछ साधु संतों को आलवार कहा जाता था। आलवार वे थे जो वे भगवान विष्णु को मानते थे, ठीक है। बाकी नॉर्थ इंडिया में उन्हें वैष्णव कहा जाता था और साउथ इंडिया में उनको एक नाम आलवार दे दिया जाता था, ठीक है। तो जो वैष्णव संत होते थे उनको दिव्य प्रबंधम भी कहा जाता था। और एक नयनार होते थे। नयनार वो होते थे जो भगवान शिव की पूजा करते थे। तो नयनार और आलवार, पूरा जो साधु संत समाज था वहाँ का, वो दो हिस्से में बटा हुआ था। कुछ आलवार कहे जाते थे, कुछ नयनार कहे जाते थे। नयनार के जो फॉलोअर थे वो भगवान शिव के उपासक थे, तो उनकी पोइट्री में, उनके प्रोज में भगवान शिव के बारे में चीज़ें होती थी। और जो इनके उपासक थे भगवान विष्णु के थे, जो आलवार कहे जाते थे, उनके पोइट्री में, उनके प्रोज में भगवान विष्णु से रिलेटेड बातें होती थी। तो इन दोनों स्ट्रीम ने मिल करके और तमिल लैंग्वेजेस को इनरिच किया। अब बहुत सारी जो कि पुस्तकें उसमें लिखी गई, ठीक है। तिरुमुरारी, तो तिरुमुराई नाम की भी एक बुक थी जिसमें शिव के बारे में, जो या भगवान शिव को मानने वाले जो साधु संत थे उनके गीत संगीत उसमें मिलते हैं आपको। उसके बाद से अपर, और ये नाम आपका है संबंदर और सुरंदर, ये भी जो नाम थे, ये जो संत थे या जो आदमी थे, इन्होंने भी जो है कि बहुत सारी लिटरेचर जो है कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में लिखी। एक बुक है जिसका नाम है तेवरम। तेवरम बुक में भी ये सब बातें आपको मिलेंगी, ये सब चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी। उसके बाद से चोल साम्राज्य के दौरान जो चोल किंगडम था, कंबन एक प्रकार के पोएट थे, वहाँ के राइटर थे कंबन। तो कंबन जी ने क्या किया कि रामायण को, रामायण ओरिजिनली आपकी संस्कृत में लिखी हुई है, और रामायण को ही तुलसीदास ने जब अवधी में लिखा तो उसको रामचरितमानस कहा जाने लगा। मेन कथा से वहीं से उठाई गई थी। तो जब कंबन जी ने रामायण को लिखा साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में, तमिल भाषा में लिखा, तो ठीक है, तमिल भाषा में लिखा। और जो है कि सिकिज़ा नाम के एक जो है कि कवि थे, उन्होंने पेरिया पुराणम की जो है कि रचना की। इस प्रकार से साउथ इंडियन लैंग्वेज थी वो भी बहुत सारे जो है कि फल फूल रही थी और अच्छी लैंग्वेज वो मानी जाती थी, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इसमें है। तो इस वीडियो को, इस एक्सप्लेनेशन को मैं 2 पार्ट में बनाना चाहूँगा। तो ये पहला पार्ट आप इसको मान लीजिए। ये पहला पार्ट जब अपलोड हो जाएगा, आप लोगों की अच्छी खासी रिस्पांस रहा उस पर, आप लोगों ने वीडियो को ज़्यादा प्यार दिया, तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूँगा, तैयार करके मैं इसको अपलोड कर दूँगा। बाकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ठीक। क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको नहीं अच्छा लगा, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच बढ़ाते रहिए।